बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर मसला समंदर से बड़ा निकलता है और उसका हजम बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस मरतबा जो मसला दरकार है उसके दरमियान समंदर भी हायल है, और ये है समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का मसला, EVM का मसला। ये मसला इतना गंभीर है, लेकिन इसे सादा बनाने की और सादा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात तो इस मसले के ऊपर हैं ही हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा एक आइनी इदारा जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी इसके ऊपर बरकरार हैं। मगर हुकूमत है वो कहती है कि हम कानून साजी कर चुके, मशीन बना चुके, अब इलेक्शन कमीशन जाने और EVM जाने और वोट किस तरह से होगा। और ढेर सारे मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह सियासी मसाइल के साथ साथ अगर देखा जाए तो सेहत के मसले भी हैं और माहौल के मसले भी हैं। पहले कोरोना ने आके हमें घेरा, फिर वो उसके इम्कानात थोड़े से कम हुए, तो फिर डेंगू ने आ लिया, डेंगू के असरात कम हुए, वहाँ से ध्यान बटा, तो फिर हमारे ऊपर स्मोक की आफत आन पड़ी और हर तरफ धुएं के जो बादल हैं वो छा गए। और वसीम अकरम प्लस जो हैं और जो पंजाब हुकूमत है, उन्हें इन धुओं के बादलों में कुछ नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ स्मोक ही स्मोक है और वो कुछ कर नहीं पा रहे। और हुकूमत पंजाब के इक़दामात के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासी मसला बना दिया गया है, इस सेहत के मसले को भी और माहौल के मसले को भी। और आज नाज़रीन, बच्चों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से हम कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर पाए हैं अपने बच्चों में और बड़ों में, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कितना महफूज है, इन सब पे बात करेंगे। और सबसे पहले सियासी मसले पर बात करने के लिए, EVM पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीक नाजी साहब हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक हासिल करने के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा इसका फायदा क्या होगा? मासवा इसके कि एक पॉपुलैरिटी या मकबूलियत का एक आप इसको सियासी हुनर कह लीजिए, जिसका मकसद जो है वो सियासी से ज्यादा इंतजामी है। इसको अभी जो है वो यहाँ पे जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उनका ख्याल ये है कि वोट का हक उनको दे दिया गया है। हालांकि ये वोट का हक उनको उस तरह से दिया गया है जिस तरह पाकिस्तान में वोटर्स को वोट का हक है कि वो वोट तो डालता है, लेकिन वो वोट जाता किसको है, ये बात की बात है। ये यहाँ पे जो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में किसी तरह की खुशफहमी का शिकार ना हो। जिस तरह हम पाकिस्तान में हमारी जो अक्सरियत है शऊर की और लोगों की, यहाँ भी वही मामला है बाकी मुल्कों में। यानी 70% जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मुमकिन है 70% से भी ज्यादा। ये तो बेचारे मजदूर लोग हैं ना, मतलब है कि टैक्सी चला ली, कोई मतलब है होटलों में काम कर लिया, बर्तन धो लिए, या अपनी को पिज्जा शॉप बना ली, बड़ी छलांग वाली कोई चिकन शॉप बना ली। मतलब है ज्यादातर तो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले, रिस्क हलाल कमाने वाले लायक फख्र लोग, जो पाकिस्तान में भी यानी मजदूरी करते हैं, ज़ाहिर है काबिल इज़्ज़त लोग। ये 70% वो लोग हैं। इनका जो सियासी शऊर है, ज़ाहिर है इनकी तालीम ही नहीं है, और इनका सियासी शऊर या कोई समाजी शऊर वो ज़ाहिर है कि उस तरह से नहीं होता, तभी ये मजदूरी कर रहे होते हैं। तो बाकी जो रह गए पढ़े लिखे, वो यानी जिनको आप कहें कि यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, या लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई और यानी तिजारत में हैं, वो यानी कम है, कोई 20-22-25% मिलेंगे। और वो जो हैं यानी बड़े पढ़े लिखे, यानी इनको आप ताना ही कह सकते हैं, उन पे ताना ही है ये कि वो पढ़े लिखे हैं। और वो जो पढ़े लिखे हैं वो संजीदगी से ये समझते हैं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है, और वो ये संजीदगी से समझते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम जिसको मुतारुफ करवाया गया है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रास्ता है। और वो संजीदगी से ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम ही गलत है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही गलत हैं, और कामचोर हैं, नाअहल हैं, टैक्स चोर हैं, चोर और डकैतों को मुंतखब करते हैं इसलिए क्योंकि वो खुद भी डकैत और चोर हैं। लिहाजा यही सिस्टम को चलना चाहिए। ये है उनका सियासी शऊर, जो बैरून मुल्क बज़ाहिर पढ़े लिखे, जिनको ताना दिया जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं। आपको मैं ये बताऊं कि लंदन जहां मैं बैठा हूं, यहाँ का एक बड़ा मशहूर इलाका है, ट्रफालगर स्क्वायर उसको कहते हैं। बकिंगम मतलब एक मरकजी इलाका है ट्रफालगर स्क्वायर, बकिंगम पैलेस के भी पास है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के भी पास है। जिसका फहम और शऊर जो भी हो, जमहूरी असूलों के मुताबिक, तो यानी मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके यानी राय का इजहार जरूर करूंगा, लेकिन वोट आपने उसी को देना है जो आपकी चॉइस होगी। जमहूरियत इसी का नाम है, यही होना भी चाहिए।
लेकिन हमारे यहाँ जो हो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर संजीदगी से सवाल ना हो। यानी यही तो होता है कि वोट गायब हो जाते हैं। अब इसका नतीजा एन ब्लॉक अगर ये मतलब ये सारे अब इसको अगर ये जिस तरह से वोट रजिस्टर करके अब ये कोई अगर 7 लाख या 6 लाख वोटर जो है वो हमारे मक्तदरा के अशराफिया के हाथ में आ जाएगा, तो उनके हाथ में ये बहुत बड़ा टूल आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर उनके पास लबैक है और लबैक जैसे दूसरे गिरोह हैं। पाकिस्तान से बाहर उनकी अब ताकत ये बन जाएगी। और जिस इलेक्शन में भी उन्होंने, यानी आपने अब अंदाजा लगाया ना कि अब ये तो नहीं होता कि अब पंजाब में तो मिसाल के तौर पे वोटों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, मतलब है लाख 1.5 लाख, लेकिन अगर वहां पे जीत या कम में अगर 10,000 या 15,000 का कोई कार्रवाई डालनी होगी तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इनका वोट जो है वो आप मतलब चला जाएगा, काम बराबर हो, यानी प्लस माइनस कर लेंगे। और आपको वहां पर ये लग रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में शऊर का फुकदान है पाकिस्तान के सियासी माहौल और पाकिस्तान के सियासी हालात के मुताबिक, और साथ आपको ये भी लग रहा है कि चोरी होता है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल चोरी होगा, ये इसकी आपका क्या ख्याल है? ये जो वोट का हक इनको दिया गया, ये इनके हकूक का एहतराम किया गया? बिल्कुल भी नहीं। ये परमानेंट वोट जो है ना, ये आ गया हुआ है। अब जिस सीट पर आपने फैसला अपनी मर्जी से करवाना है, वहां पे 10-20 हजार 15-20 हजार वोट आगे पीछे करने होंगे, तो ये ओवरसीज मौजूद हैं। इनका वोट उठा के आप उधर डाल देंगे। अब मुझे बताइए, एक आदमी दुबई से या अमेरिका से या कनाडा से या इंग्लैंड से, जर्मनी से, नॉर्वे से, फ्रांस से, जापान से उठ के ये अपना वोट की तस्दीक करने के लिए आएगा कि मेरा वोट कहां गया, मैंने तो उसको दिया था। अच्छा, अगर वो ये करता भी रहे तो करता रहे। खुद पाकिस्तान में नवाज शरीफ जैसा बंदा चीख रहा है कि मेरे वोट किधर गए। देखिए ना, हमारी एक तारीख है, मैं आपसे माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, हमारी एक तारीख है। हमने मतलब तुस्के बाबरी ये किताब है, बाबर ने लिखी है, उर्दू जुबान में दस्तयाब है, और थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी कि आप अपने फोन से तुस्के बाबरी डाउनलोड करके मुफ्त में पढ़ लीजिए। उसमें वो ये बयान कर रहा है अपने रास्ते जब वो आया है तो उसने किस तरह पठानों के सर काटे, पंजाबियों के सर काटे, उनके फिर चुनके मीनार बनवाए, उनकी औरतों को उठा के ले गया, उनकी गाय भैंसों को उठा के ले गया, उनके लड़कों को गुलाम बना के ले गया। ये उसने खुद लिखा हुआ है, किसी तारीखदार ने नहीं लिखा, उसने खुद लिखा। अच्छा, वो हमारा हीरो है। यानी मुगलिया सल्तनत तो हमारी बिल्कुल ताजा ताजा हीरो है ना। हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत थी, हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत थी। उससे पहले जो लोग लूटने आते थे वो सारे के सारे हमारे हीरो हैं। यानी हमारे आबाओ अजदाद के गले जिन लोगों ने काटे, हमारी औरतों को उठा के ले गए, वो हमारे हीरो हैं। उनके नाम पर हमने मिसाइल रखे हुए। एक बात तो सच है ना पुराने सोवियत यूनियन की, कि वो ये कहा करते थे कि सोवियत यूनियन जब था कि सोवियत यूनियन इंटरनेशनल रिलेशन पे हमेशा ये कहा करते थे कि सोवियत यूनियन एक ताकतवर मुल्क है, ताकत रखने वाला मुल्क है और ताकत का ही एहतराम करता है, खुल के कहते थे। वही रवैया हमारा है कि हम ताकत रखने वालों की इज्जत करते हैं, बंदूक वालों की इज्जत करते हैं। अभी तक बाकायदा इंतजाम के तहत तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइज्ड इदारा है जिसके लोग आते रहे हैं, लेकिन अब ये सिविलियन और मुंतशिर जत्थे हैं, असला बरदार जत्थे, जो अब उस ताकत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब यानी किसी एक इदारे के लिए यूनिफॉर्म में मुमकिन भी नहीं है इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, तो वो अब अपने कंट्रोल को आगे ठेकों पर दे रहे हैं, यानी सब लेट कर रहे हैं। ये सही सर, यहां पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपको पूरी सूरत हाल में यही नजर आ रहा है कि ये चोरी भी हो सकता है वोट। यहां पर सर आप मुझे ये बताइएगा कि आप लंदन में मुकीम हैं और हमारी जो अपोजिशन है उसको इस बात पर इतराज है कि दुनिया भर में ईवीएम जो है वो इस्तेमाल होती है और इसके ऊपर बहुत से तहफुजात भी नजर आते हैं, वोट इधर से उधर हो जाते हैं। दुनिया में जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है ईवीएम, वहां पर आप वो कहते हैं कि ये ईवीएम सिस्टम ठीक नहीं है। लंदन में आप मुकीम है सर, वहां पर ये कैसा निज़ाम चल रहा है, कैसा सेटअप चल रहा है और कितना सूदमंद है? ये बहुत सूदमंद है। यहाँ पे मतलब ये कि आप वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डाल दें या जाके डालना चाहें, बिल्कुल आप डाल दें। हमारे यहाँ अलबत्ता बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अब हमारे कारनामे इंग्लैंड में रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिन लोगों ने यहाँ पे आके काउंसलर्स के इलेक्शन लड़े, उन्होंने धांधली की। जाली वोट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए बरतानिया में, और पोस्टल वोट जाली इंट्रोड्यूस करवाए, और यानी इंग्लैंड में रहते हुए बरादरी के नाम पर वोट, और बरादरी और मजहब के नाम पे इन लोगों ने सियासत की और वोट लिए, और मतलब है अपने अपने कुछ हल्कों में कामयाब भी हुए। तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली सियासी तौर पे बरतानिया के निज़ाम में ये है। रही यहाँ पे वोट की बात, जाहिर है कि यहाँ का सिस्टम जो है कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने वोट किसी को डाला और वो कहीं और चला गया, क्योंकि ना यहाँ पे जो नेशनल, देखें एक बात सुने, मैं उस मुल्क में बैठा हूँ
जहां पे फौज यानी बरतानिया की जो फौज है, हमें अजीब सा लगेगा लेकिन फौजें जीता भी करती हैं। हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यानी हमारी समझ से बाहर है कि फौज जीत कैसे सकती है। फौजें जीतती हैं। बरतानिया की फौज ने एक जमाने में अंपायर इनकी पूरी थी, यानी ये इनकी फौजों ने यानी बाहर जाके वाकई कारनामे किए हुए हैं। लेकिन यहाँ की फौज का मजाक आप देख लीजिए, थिएटर में भी उड़ता है, ड्रामों में भी उड़ता है, फिल्मों में भी उड़ता है, अदब में भी उड़ता है, अफसानों में भी उड़ता है। यही यहाँ के जजेस का हाल है। जजेस का भी मजाक उड़ता है। यानी सिर्फ सियासतदान नहीं है जो लोगों की अवामी तनकीद का निशाना बनते हैं, बल्कि जजेस भी तनकीद पे रहते हैं, मीडिया भी तनकीद पे रहता है, नेशनल सिक्योरिटी के इदारे तक तनकीद पे रहते हैं, फौज भी तनकीद पे रहते हैं। उसकी वजह से चूंकि रूल ऑफ लॉ है, यह कोई आदमी अपने आप को मसीहा नहीं समझता, कोई आदमी पीर नहीं समझता। सबको मालूम है कि वो फानी इंसान है। सही, बहुत शुक्रिया अनीक साहब। वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं, और आपको लग रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट का हक़ मिल रहा है उसमें धांधली के इम्कानात हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आएंगे तो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन को भी EVM के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके बरकरार हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक गंभीर मसला, और कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। EVM का सर मसला बहुत बड़ा मसला है। कानून पास हो गया लेकिन खदशात अभी तक बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या 2023 में इलेक्शन कमीशन करवा पाएगा EVM के जरिए से इलेक्शन? क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जैसे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल अपने स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना वाज़ा मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बहुत से चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने देखने हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि 4 प्रोजेक्ट जो है वो हमें शुरू करने होंगे ताकि उसकी रोशनी हम आगे बढ़ें। लेकिन ये कहना कि 2023 में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो सकेगा नहीं हो सकेगा, अभी ये कहना कब्ज़ वक्त है। ये वो स्टेटमेंट है, सरकारी स्टेटमेंट है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आपकी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जो है जस्टिस और लॉ मिनिस्ट्री में वहाँ अपना बयान कर दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जैसे कि ये वाकया अगर हम इसकी ग्राउंड रियलिटी देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बेहतरीन सिस्टम है। इसको हम पाकिस्तान के लिए भी खुशकिस्मती हो सकती है कि हम एक डिजिटल दौर में दाखिल हो गए। दुनिया भर में डिजिटल सब काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा 2010 तक, तो हमने इस पर बड़ा काम किया, हम इसके फेवर में थे और हमने तमाम दुनिया भर की रिपोर्टें भी मंगाई थी। इसके प्रोसेस कौन देखा था, मेरिट भी डिमेरिट भी। तब हमने उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फारूक साहब ने बाकायदा हमारी सिफारिशात पर हुकूमत पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अपने शौकत अजीज को भी भेजा था, जो पहले शौकत अजीज थे 2008 तक, और इसके फौरन बाद हमने यूसुफ गिलानी साहब को भिजवाया कि जनाब इस पर आप कानून साजी कर। लेकिन वो कानून साजी ना हुई, तो हमारे उस वक्त का इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो कानून साजी नहीं हो रही तो हम इस पर क्या फ्यूटाइल एक्सरसाइज करें, किस तरह से काम आगे लेके बढ़े। जब तक कानून साजी नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो केस फाइल कर दिया। अब ये मौजूदा हुकूमत का ये कदम बड़ा अच्छा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपने मंशूर के मुताबिक आगे लेके आए, लेकिन तरीक़ाकार सही नहीं हुआ। तरीक़ाकार जो था वो जमहूरी अंदाज से नहीं हुआ, एक आईनी और कानूनी तौर पर उस पर नहीं अपनाया गया। सबसे पहले ये बात ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने मंशूर के मुताबिक, पार्टी मंशूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को एक कंसेप्ट लेटर भिजवाते कि जनाब पाकिस्तान के तमाम इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, तो आइंदा इलेक्शन होना है तो आप हमें कोई वे आउट बताएं, फॉरवर्ड बताएं, तजवीज़ बताएं, गाइडलाइन दें कि हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि ये तमाम सियासी जमातें उसको तस्लीम कर लें। तो मल्ला बहला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ भी आना था, और हमारा पुराना रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद था कि अभी ये वाकई 2006 से लेके काम हो रहा था उसके ऊपर। तो एक अपना एक कंसेप्ट पेपर का वो जवाब देते, जनाब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करना चाहते हैं, और दुनिया में, इंडिया में और फिलिपाइन में और ब्राज़ील में ये तजर्बा बड़ा कामयाब जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ विजिट कर लें, देख लें, उसके बाद अपना एक बेहतरीन तजवीज़ जो है खुद ही वो इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ आ जाता। लेकिन यहाँ ये हुआ, जी फरमाइए। ये मामला ठीक है, हम इसके फेवर में, लेकिन
जिस अंदाज से ये जो आपकी कानून साजी हुई, इससे पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उन्होंने 34 एतराज़ात लगाए। आप ये बताइए कि ये 34 एतराज़ात किसी NGO ने नहीं लगाए, ये पाकिस्तान के आईने इदारे ने लगाया। ये 34 एतराज़ात किसी सियासी जमात के नहीं थे। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एतराज़ात तो लगाए गए, लेकिन हुकूमत जो है वो कहती है कि हमने एतराज़ात दूर भी किए हैं, हमने कानून साजी भी कर ली है और हमने EVM जो मशीन है वो भी बनाकर हमने दिखा दी है। अब सब कुछ जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होती है। तो क्या हुकूमत इस तरह कह के मुबर्रा हो सकती है? दुरुस्त है, ठीक है। अब चंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाकया उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से कहीं से बनवाई है, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता वो कहाँ से बन के आई है। कोई कहता है नेस्ट से बन के आई है, किसी के और तरफ इशारा कर रहे हैं। वो 4, 5, 6 जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना के तजर्बे के तौर पर दिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने एतराज़ात दाखिल कराए अपने स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में, तो उसका एक अच्छे तरीके से मीनिंगफुल तरीके से जवाब देकर इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना चाहिए था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, काफी सीधा उसको तस्लीम करते हैं कि भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये कहना हुकूमत का जी हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई, तो किस आइन और कानून के तहत आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना ली? आइन का आर्टिकल 219 में साफ लिखा है कि तमाम इलेक्शन का जो तरीकेकार है, प्रोसीजर है, वो तो इलेक्शन पाकिस्तान के पास है। हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ फैसिलिटेट करना है, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान ने मिलजुल नहीं करना होता है, फंड देना, फैसिलिटेट करना, बाकी जो भी जिसको कार्रवाई है इंटरनेशनल टेंडर दे रहे हैं सब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मामले से ही होने हैं। लेकिन हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सिस्टम अच्छा है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है जो अपनी ऑनरशिप लेने से भी इनकार किया है, तो आप उसको मुतमईन कर दें, उसमें हर्ज क्या है? बाकी ये कहना, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि ये कहना कि जी पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाउंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 222 के तहत बाउंड नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आइन का आर्टिकल 222 का सेक्शन 2 का F पढ़े नीचे, उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट और 4 से 22 असेंबली कोई ऐसा एक्ट पास करते जो आइन से मुतसादम हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने का रवादार नहीं है। तो जनाब वो तो इलेक्शन में ये कह रहा है कि जनाब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है इसमें टेम्परिंग है, इसमें शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिक्रेसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बारे में किसके वोटों की खिलाफत हो जाएगी, वो दाखिले के दरवाजे खुल जाएंगे, तो वो तो फिर आइन के आर्टिकल 218 का उन्होंने हवाला दिया कि उसकी खिलाफवर्जी हो रही है। तो जो वो चीज आइन से आर्टिकल 218 से मुतसादम हो जाए, आर्टिकल 226 से मुतसादम हो जाए, तो वो तो आर्टिकल 222 इलेक्शन के पाकिस्तान को इम्पावरमेंट कर रहा है, क्योंकि इख्तियार दे रहा है कि जनाब ऐसा एक्ट अगर पार्लियामेंट पास कर लेती है तो आप उसको तस्लीम ना करें। तो ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही जाना। सही कवर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने शफाफियत की बात भी की और अपोजिशन भी शफाफियत की बातें करती नजर आई। उन्होंने कहा ये वोट चोरी करने का एक तरीका है, और हुकूमत कहती रही कि धांधली की बातें होती रही, धांधली के नारे लगते रहे। आप सर ये फरमाइएगा कि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये EVM जो है धांधली के सारे अवामिल हैं, जो धांधली के सारे मसाइल हैं, उन्हें क्या हल करने में कामयाब हो पाएगी? जनाब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आ जाए, चले 1.5-2 खरब रुपया खर्च करके आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी पूरे पाकिस्तान में लागू कर दें, और वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उन्होंने ड्रामा रचाया था डस्का के इलेक्शन में, अगर वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वही अमला, वही ब्यूरोक्रेसी, वही अगर उन्होंने आप उसको चलाना है, लेकर चलना है, बटन दबाने, जो भी कर रहे हैं, तो क्या वो धांधली नहीं हो जाएगी? सबसे पहले तो अपना माइंड सेटअप करें, पहले तो अपना जो अमला है उसको आप पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है तो उनके उस पर कंट्रोल करें ना पहले तो। अब ब्यूरोक्रेसी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को, जिस तरह डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को ब्यूरोक्रेसी ने, गुजरांवाला को सियालकोट की ब्यूरोक्रेसी जिस अंदाज से उनको धमकाया, डराया, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को रिपोर्ट आ गई वो तो इलेक्शन पाकिस्तान के पास, किसी ने हमने डराया, धमकाया, हमें नौकरी से बरतरफ करने की धमकियां दी गई, तो उन्होंने कहा जो जिस तरह उन्होंने कहा हमने टैपरिंग कर दी, हमें आपने तब्दील कर दिया, रिजल्ट फॉर्म 45 लिख कर दे दिया उन्होंने, अपनी इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट भी आ गई है, और चंद दिनों में इसकी जो सजा जो देगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो वो बहुत बड़ी सजा होगी, उसको वो अभी आप देख लीजिए जो सजा देने वाले हैं वो लोग। अब ये सारी चीजें ये हमें नजर आ रहा है कि जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेहतरीन सिस्टम है,
लेकिन आप उसको ये करें कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा जो हमारे ओनरशिप हमें लेनी है और हमारी जिम्मेदारी है, कल तो ये गवर्नमेंट चले जाएगी 18 अगस्त को, ये तो गवर्नमेंट चले जाएगी और कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आना है। तो इस गवर्नमेंट को ये जब गड़बड़ हो गई, धांधली हो गई, टेम्परिंग हो गई, तो यही जो अब गवर्नमेंट हमारी जो है मौजूदा ये अब इक़्तिदार में ना आ सकी तो वो कहेंगे ना। सर मेरे पास वक्त महदूद है। मैं आपसे आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा यहाँ पर कि जो अपोजिशन है वो बारहा कहती है कि हम इसको लेकर अदालत में चैलेंज करेंगे इस कानून को, तो अपोजिशन के पास किन बुनियादों पर क्या जवाब है कि वो इसको जाके अदालत में चैलेंज कर सकें? देखो जी, अदालतों में चैलेंज करने में तो बड़े तरीके होते हैं, आप जहाँ चाहें अदालतों में चले जाएं। अब एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब आइन साजी हो जाए तो वो अदालतों में चैलेंज नहीं की जा सकती। आइन साजी में और एक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो जितने भी आप जो अभी चंद रोज पहले जो हमारी पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में जो बिल पास किए हैं, ये सब एक्ट हैं, आइन का हिस्सा नहीं है। तो उन एक्ट में अगर कोई आइन से मुतसादम कोई चीज इनको नजर आ रही है तो वो जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन दे देगा। जब एक और बड़ी बात है कि अपोजिशन का मुझे तो यकीन नहीं आता अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बातें तो वो करते रहते हैं लेकिन अमल दरामद करने में उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी हिकमत अमली होती है। सही देखना ये है कि क्या हिकमत अपनी अपनाती है अपोजिशन भी। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जहां सियासी मसाइल हैं तो वहां माहौलियाती मसाइल भी पाकिस्तान में जन्म ले रहे हैं। स्मोक के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां सियासी मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और EVM के मसले पर डिटेल बात हमने की, वहीं पर माहौलियाती मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कोरोना से हमारी जान छूट गई तो डेंगू आया, डेंगू से जान छूटी तो स्मोक ने आ घेरा है और हर तरफ धुंधी छाई हुई है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर स्मोक का मसला और पंजाब सबसे ज़्यादा इसकी लपेट में आ चुका है, पूरे पंजाब के लिए ये वबाले जान बन चुकी है स्मोक। सर क्या वजूहात हैं इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर तो काफ़ी सारी वजूहात हैं जो स्मोक को फैलाने में जिनका कुछ ना कुछ जो है वो किरदार है। अगर हम जनरली देखें कि जो हमारी एयर पोल्यूशन है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और स्मोक जो है, जब हम जनरली बात करते हैं तो स्मोक और जो फॉग है, जो धुंध होती थी, सिर्फ धुंध होती थी, उसमें स्मोक शामिल नहीं होती थी। तो लेकिन अब जब स्मोक शामिल हो गई है तो वो स्मॉग बनना शुरू हो गई है। तो ये ऐसी धुंध है जिसमें धुआं भी शामिल है। पहले जो स्मोक जो फॉग होती थी उसमें धुएं का किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं थी। तो अब ये धुएं के जो बुनियादी उसमें जो किरदार है, हमारी जो गाड़ियां हैं, जो ख़ास तौर पर जो रिसर्च की गई है उसमें यही बात सामने आई है कि तकरीबन 43% 43% जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो गाड़ियों की एमिशन है उसका जो है कंट्रीब्यूशन है। 25% के करीब जो है वो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट हैं, जो हवा में फेंकती हैं इंडस्ट्रीज़, अपने फुजले एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो हैं। उसके अलावा जो इस दौरान में जो धान की फसल है, जो पैडी, उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो उसके स्टबल्स होते हैं, जो उसके तना जो रह जाता है, वो उसको जलाया जाता है, तो उसका स्मोक है। फिर जो भट्टे हैं, ईंटों के जो भट्टे हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो 20% से ज़्यादा जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब मजमूई तौर पर इन सब की वजह से ये स्मॉग जो है वो जन्म देती है। फिर ये ऐसा जो सीज़न होता है कि जिसमें हवा का जो रुख है वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जो है वो होता है, और इंडिया में भी तकरीबन इसी दौरान में ये सारे फिनोमेनास चल रहे होते हैं कि ख़ास तौर पर जो धान की फसल है, जो चावल जो हैं इस दौरान में हार्वेस्ट होते हैं, तो वो भी अपनी फसलें जो रह जाता है, क्योंकि गंदम की काश्त उसके बाद होने वाली होती है, तो वो भी जलाते हैं। तो जब वो जलाते हैं, हवा की वजह से जो वो धुआं है वो भी पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये वजूहात जो है ना, उनकी वजह से ये सारा का सारा जो पंजाब है ख़ास तौर पर वो उससे मुतासिर होता है।
इस्लामाबाद भी पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि यहाँ पे भी जो स्मॉग के असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसकी भी एक बुनियादी वजह ये है कि हमने जो हमारा सब्ज़ इलाका था, जो वेजिटेशन थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम कन्वर्ट कर रहे हैं आबादियों में, कंक्रीट में, तो जिसकी वजह से जो एक आबादी जो बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन गई हैं, तो वो जो एब्जॉर्ब होता था पहले, जो मिट्टी के ज़र्रात जो हवा में फैलते नहीं थे, तो अब जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से इस्लामाबाद में भी वो फिनोमेना तकरीबन शुरू होने डॉक्टर साहब आपने स्मोक बढ़ने के सारे मुहर्रिकात बताए, साथ ही आपने धान की फसल के बारे में भी बताया। फसलों की बाक़ियात को जलाने का सिलसिला थमा नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसान जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि हम इन बाक़ियात को जलाएं, और फिर ये एक बड़ी वजह भी बन रही है, तो कोई सेकेंड ऑप्शन भी है उनके पास? देखिए, वो जलाने पहले जो फसलें होती थी पहले भी जलती थी, लेकिन ये है कि उसमें अब एक मैकेनाइज एक तो दौर आ गया है। दूसरा ये है कि एक वैरायटीज़ चेंज हो गई हैं। पहले जो वैरायटी होती थी उसमें होता था किसान जो है वो हाथ से काटता था, और वो जब काटता था तो वो तकरीबन बेस जो होती थी वहाँ से वो स्टेम जो है वो कटते थे, और वो जो घर में जलाने के लिए जो, और ये जो थैचिंग, रूफ थैचिंग के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी, या जानवर जहाँ पे बांधे जाते थे उनके नीचे बिछा देते थे ताकि उनको सर्दी ना लगे। लेकिन अब वो क्या होता है कि जो मैकेनाइज सिस्टम हो गया है, जिसकी वजह से वो ऊपर से सिट्टे तो काट देते हैं, तो वो जो पूरे तना है वो फसल में उसी तरह रहता है, तो जिसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो उसको जलाते हैं। अब और चूंकि उसके फ़ौरन बाद जो है गन्नों की फसल को भी लगाना होता है, उसके बीज फसल में फेंकने होते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इसको जला दिया जाए फ़ौरन, एक दिन के अंदर अंदर जो है वो हल मार के फसल को बोने के लिए, गन्नों की फसल को बोने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार वो कर लें। अब ऐसी मशीनरी और आ गई है इस वक्त हैप्पी सीडर के नाम से, कि जिसमें वो गंदम के बीज को वो उस वक्त बगैर जलाए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और गंदम की बीज जो है वो बोए जा सकते हैं उसकी अगली फसल के लिए। तो वो अब इसको थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है। जाहिर है वो एक मशीन एक छोटा किसान जो है वो नहीं ले सकता, उसके लिए हुकूमत को ये देखना होगा कि मे बी ऐसे यूनिट्स वहाँ पे बना दिए जाएं कि जो जिस तरह लोग पहले ट्रैक्टर या हार्वेस्टर जो है वो किराए पे ले लेते थे, तो इसी तरह ये भी जो है वो उनकी पहुँच तक हो, ताकि ये जो बर्निंग का सिलसिला है और जो स्मोक का सिलसिला है उसमें मुमकिन हद तक जो है वो कमी आ सके। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी फरमाइएगा कि स्मोक का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन इसे इस तरह बना दिया गया कि जैसे कि कोई बहुत अनोखा मसला है। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनफरादी सतह पर और हुकूमती सतह पर इसके तदारुक के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? शॉर्टली सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी देखें, ये मसला गो के नया नहीं है, लेकिन ये है कि पहले उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती थी। अब ये है कि कंट्रीब्यूशन हर तरह से, गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हमें अभी पंजाब में उन्होंने 50% जो है गाड़ियां हुकूमती सतह पर के उसको बाहर नहीं लेकर आएंगे, तो ये गाड़ियों की ट्यूनिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ क्वालिटी जो पेट्रोल जो है वो क्वालिटी का नहीं होता है, जब बर्निंग होती है तो वो उसकी जो एयर पोल्यूशन है वो उससे बढ़ती है। तो अपने तौर पर अगर हम ये देखें कि कम से कम अगर हम, क्योंकि 43% अगर कंट्रीब्यूशन जो है व्हीकुलर एमिशन का है, तो अगर हम उसको कम करके उसको और मज़ीद जो है कम सतह पर ले आएँ। इसी तरह जो ब्रिक क्रेन्स हैं, जो भट्टे हैं, उनमें जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है उसमें उसको अडॉप्ट करें। अभी तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वो भट्टे आपको नज़र आते हैं जो पुराने हैं, और वो उनका धुआं जो है वो यहाँ पे वो होता है। तो गवर्नमेंट की सतह पर थोड़ा सा जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। पब्लिक की हेल्थ के साथ खेलते हुए अगर हम थोड़ा सा भी किसी किस्म का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़रूरत इस अमर की भी है कि हम किस तरीके से हुकूमत के साथ साथ इनफरादी तौर पर भी स्मोक से बचने के लिए जो है हर वक्त तैयार रहें, मास्क पहनें, और जो भी डॉक्टर हमें तदाबीर बता रहे हैं उसके ऊपर अमल भी करें। नाज़रीन, आज बच्चों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है कितना महफूज बनाने में कामयाब हो सके हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चों के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस पर बात करने के लिए मारवी अवान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया मारवी। सबसे पहले तो बात इस पे करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी आज बच्चों के लिए बहुत से वादे किए हैं और उन्होंने कहा है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे और कवानीन भी बहुत सारा लाएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमें बच्चे जो हैं वो दुकानों पर भी नज़र आते हैं, हमें बच्चे जो हैं वो ठेलों पर भी नज़र आते हैं, हमें बाज़ारों में भी नज़र आते हैं और फिर उसके बाद हमें मंशियात के आदी भी बच्चे नज़र आते हैं। तो वादे, दावे, कवानीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहाँ हैं? आपने वादों के हवाले से बात की है कि वादे तो हमेशा होते रहते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे ही मुल्क में बहुत जगहों पर, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों या रूरल एरियाज़ हों और चाहे कितने डेवलप्ड एरियाज़ हों, तब हम वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो हमें नन्हे नन्हे बच्चे काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं दुकानों पर, हमें काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं वर्कशॉप्स पर। इवन जब हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे आईने पाकिस्तान में हमारा जो आर्टिकल कहता है कि हमारे बच्चे जो है फ्री तालीम, मुफ्त तालीम हासिल करेंगे 16 साल की उम्र तक, तो 16 साल की उम्र तक तो वो हमें काम करते हुए ही नज़र आ रहे होते हैं रस्तों तक। और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट और बच्चों के राइट्स के हवाले से काम करने के कोशिशों और काविशों के लिए जब हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं, उनको हम पढ़ाई के हवाले से उनकी पेरेंट्स को कन्वेंस करते हैं, वहां तक उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनके मौशी मसाइल उनके सामने आ जाते हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज उनके सामने आ जाते हैं। वो हमें एक ही जवाब देते हैं कि हम पेट पालें या अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बच्चों की हम जो पॉपुलेशन के हवाले से बात करते हैं, तो बच्चे अक्सर खानदानों में इसीलिए ज्यादा तादाद में पैदा किए जाते हैं कि जैसे ही वो 5-6 साल का होगा, उसके हाथ काम करने लगेंगे तो हम किसी दुकान में जाकर बिठा देंगे। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि हमेशा से चलता हुआ आ रहा है और इसमें कोई बेहतरी हमें खास नजर नहीं आई है इन वादों के बावजूद भी। सही, इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन मारवी, यहाँ पर ये सूरत हाल भी है कि यही बच्चे जो हमें गलियों सड़कों पर नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं, आज दुनिया भर में उनका दिन मनाया जा रहा है, इन बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का जो मसला है वो भी बहुत ज़्यादा सर उठा के उभरा है इन्हीं कुछ अरसे में, और पहले भी होता होगा लेकिन अब मीडिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ चुका है। तो इसके तदारुक के लिए, और ये एक जहनी, जिसे कह लीजिए कि बीमारी है, जहनी नासूर है, माशरती नासूर है, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए? ये जहनी नासूर हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को बहुत बुरी तरह असरअंदाज कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो और वो बच्चे हमारे यूनिफॉर्म्स के अंदर और रेप विक्टिम्स जब हम देख रहे होते हैं, रिसर्चेस हैं, सारी चीजें, केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, बच्चे यूनिफॉर्म में हैं और उनके साथ इस तरह की जिनसी हरासमेंट और जिनसी जो रेप के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हर दूसरे तीसरे दिन ही हम देख रहे हैं। अभी रिसेंटली खैरपुर में एक बच्चा गायब हो गया था, हिंदू कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखता है, और उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है आज, और उस बच्चे का जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें रेप आता है। तो यहाँ पर जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं या बच्चों की डेड बॉडीज मिल रही हैं, उसमें हम यही देख रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स हमें यही बता रही हैं कि रेप आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह हमारे मुस्तकबिल को तबाह होते हुए देखते रहेंगे तो चीज़ें सही तौर पे नहीं जा रही हैं। पहले ही एजुकेशन का मसला, पहले ही पॉपुलेशन, पहले ही रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, अब हमारे बच्चे इन बीमार जहनों का शिकार भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हमें मुस्तकबिल बहुत ही गलत राह की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हम यहाँ पर अक्सर बात कर रहे होते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। ऐसे लोगों को बचाने में भी कहीं ना कहीं हमारे अवाम का, हमारे लोगों का ही हाथ होता है कि आपके आसपास आप देख रहे होते हैं कि बच्चों को जो लोग सेक्सुअली हरास करते हैं, यानी कि जो हम बच्चों को गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, हम बच्चों को रिस्पॉन्स बता रहे होते हैं, वहीं पर ही अगर बच्चा आकर अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े को बता रहा होता है कि मेरे साथ ये क्या अमल हो रहा होता है, तो फैमिलीज छुपा रही होती हैं।
मालवी बच्चों के मालवी यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर की हम बात करें, चाहे वो मुआशी इस्तेसाल की बात करें, चाहे वो जिनसी इस्तेसाल की बात करें, चाहे वो तालीम व तरबियत की बात करें, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, आपसे ये जानना चाहूँगा इसकी अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट की जाए, क्योंकि बच्चों के आलमी दिन तो हम कह देते हैं कि हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है बच्चों के हकूक़ से। बच्चे तो क्या बड़े भी नावाकिफ नज़र आते हैं हमें। अच्छा, बच्चों के आलमी दिन की थीम भी मैं आपको साथ बताती चलूं कि बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। जब हम एवरी चाइल्ड की बात करते हैं और बेटर फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इनके जब हल की तरफ हम चलते हैं तो हल में सबने हिस्सा डालना है, इंडिविजुअल तौर पर भी, कलेक्टिव तौर पर भी। यहाँ पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और ज़्यादा उसके रिस्पॉन्स को हाई करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर अवाम में हर इंडिविजुअल को जब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी गलत इंसान के साथ हैं या किडनैप करने वाला भी तो उसी गली, उसी रोड, उसी मोहल्ले से लेकर जा रहा होता है, तो यहाँ पर हम सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। बच्चों के हवाले से मैं ज़्यादा जो है रेप और हम जो बच्चों की लेबर हो रहा है उसके अलावा हम अब घरों की तरफ आ जाइए। जो माँ बाप आपस में डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं वो बच्चों के ज़हनी तौर पे उनको कितने बुरे तरीके से असर कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें कहते हैं ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ देखना है कि जो हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं वो भी इस तरह की लॉ मेकिंग करें, वो भी इन मसाइल का हल निकालें ताकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा सके। इन लोगों को जो बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रहे हैं इनको प्रॉपर सजाएं मिलें, प्रॉपर एजुकेट। और एक भी कोई ट्रेनिंग मैंने तो अब तक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होती भी नहीं देखी है। एनजीओज हमें नजर आ रही होती हैं, कोई इंडिविजुअल्स नजर आ रहे होते हैं, तो इसको बड़ी लेवल पे करने की जरूरत है। और सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि पेरेंट्स की नहीं बल्कि मुआशरे की तरबियत करने की जरूरत है कि बच्चों को पहले दिन से लेकर अच्छा माहौल दें, हेल्दी माहौल दें। हमारे बच्चे महफूज होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज सही तौर पे मिलेंगे, तभी हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मारवी। जितने महफूज हमारे बच्चे होंगे उतना ही महफूज हमारा मुल्क भी होगा, और जितना मुस्तकबिल हमारे बच्चों का महफूज होगा उतना ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। और इसके लिए ऐवानों में भी इक़दाम करने की ज़रूरत है और इनफरादी सतह पर भी इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वालिदैन पर भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और माशरे पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।